क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोला विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी अबाउट 10 to the power -9 सेकेंड देयर इज नो टाइम इंटरवल बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ये तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया ही था कि फोटोन का इंसिडेंस और इलेक्ट्रॉन का एमिशन में कोई टाइम लैग नहीं होता। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। फिर बोला है ब्राइट लाइट ईट्स मोर फोटो इलेक्ट्रॉन देन अ डिम वन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आपको क्लास में, ब्राइटनेस ऑफ लाइट अगर हमने बढ़ाया इसका मतलब हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई। लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। तो अ ब्राइट लाइट ईट्स मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स देन अ डिम वन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ये सही है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया। ब्लू कलर्ड लाइट रिजल्ट्स इन फास्टर इलेक्ट्रॉन देन रेड कलर्ड लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी, एनी इंटेंसिटी। तो ये सही है, क्योंकि अगर ब्लू की बात करें तो ब्लू का वेवलेंथ मान लो λ1 है और रेड का वेवलेंथ λ2 है, तो λ1 इज लेस देन λ2 होगा। और अगर λ1 इज लेस देन λ2 है तो E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा। मतलब ब्लू कलर वाला जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी रेड कलर वाले फोटोन से। और अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो डी ऑप्शन जो है बोल रहे हैं, डी ऑप्शन में नहीं, सी ऑप्शन में मोर ब्लू कलर्ड लाइट रिजल्ट्स इन फास्टर इलेक्ट्रॉन देन रेड कलर्ड लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी। ये करेक्ट है। डी ऑप्शन बोले मोर इंटेंस द लाइट, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी द ग्रेटर द एनर्जीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी बोले फोटो इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। गलत है। मैंने बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन के वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। तो ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 12. Question number 12. बोल रहा है कि the kinetic energy of proton is increased 9 times the wavelength of the de Broglie wave associated with it would become। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mke ये होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं λ1 इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk1, क्योंकि दोनों बार प्रोटॉन यूज करें तो मास तो सेम रहेगा। तो λ1 इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk1 एट λ2 is equal to h upon under root of 2mk2। बोला जा रहा है कि if kinetic energy of proton is increased 9 times तो k2 is equal to 9k1 बोल रहे हैं। k2 is equal to 9k1 बोल रहे हैं बेटा। तो इसको पुट कर दो यहाँ पे λ2 वाले में। तो λ2 is equal to h upon under root of 2m into 9k1। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज λ2 इज इक्वल टू h अपॉन ये अंडर रूट 9 बाहर आ गया तो 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2mk1 ये लिख सकते हैं। तो ये h अपॉन मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/3 इंटू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk1 लिख सकते हैं। और h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk1 इज λ1, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 λ1। तो इसका मतलब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो इनिशियल का 1/3 होगा।
1/3 टाइम्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन बोल रहा था एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ आयन, तो पता नहीं कौन सा आयन, अगर हीलियम पॉजिटिव आयन अभी देख लेते हैं, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो सेकंड बोहर और E2 की एनर्जी हाइड्रोजन के केस में बता रहे -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 यहाँ पे हो जाएगा बेटा -E0 इंटू Z स्क्वायर, तो Z तो 1 हो जाएगा अपॉन 2 स्क्वायर, -E0/4 एक तरीके से बोल सकते हो, -E0/4। ये E2 ऑफ हाइड्रोजन। तो सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ आयन, अब आयन तो बताया नहीं गया, मान लेते हैं अगर हीलियम पॉजिटिव, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। तो अगर हीलियम पॉजिटिव है तो हीलियम पॉजिटिव के केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -E0 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, -E0 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो -E0 ही आ गया। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। -13, बेसिकली ये वाली जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, इससे आपको E0 मिलेगा, यहाँ से E0 मिलेगा, और सेकंड केस में ये E0 वैल्यू वही पुट कर दोगे तो बस आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन होना चाहिए अगर हीलियम पॉजिटिव आयन है। वैसे ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 14. Ionization potential of hydrogen is 13.6 electron volt. Hydrogen atom in ground state are excited by monochromatic light of 12.1 electron volt. The spectral lines emitted by hydrogen according to Bohr's theory is, देखो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी देने का मतलब इन्होंने E1 दिया हुआ है, तो हमें पता है, ये क्वेश्चन नंबर 14 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -E1 और ये गिवन है बेटा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से ये E1 आ गया आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बता रहे हैं कि जैसे ये 1 है और इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको एक फोटॉन मिलता है जिसकी एनर्जी कितनी है, +12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फोटॉन की एनर्जी। और इस एनर्जी से एक्साइट हो करके मान लो किसी nth एनर्जी लेवल में चला गया। अब ऑब्वियसली इसकी एनर्जी क्या होगी, En अगर हम निकालें तो En हो जाएगा -13.6 + 12.1, तो ये आ गया बेटा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप याद करो तो ये जो वैल्यू होती है ना, फर्स्ट की तो -13.6 है, सेकंड की -3.4 है, थर्ड की -1.51 होती है। ये 1.5 के आसपास 1.5 आ रहा है, तो उसी के अप्रॉक्स है, तो हम इसको बोलेंगे ये n = 3 में गए। तो अब आपसे बोला ये कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा, तो जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा, n × n - 1/2।
यानी कि 3 इंटू 2/2 तो 3 प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला व्हेन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन सिंपल है, लैंग्वेज का खेल है पूरा। बोला व्हेन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट। एक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है, मान लो nth एनर्जी लेवल में है और आना है उसको ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट में। When an excited hydrogen atom returned to its ground state, some visible quanta were observed along with other quanta. बोला इस प्रोसेस में वो एक विजिबल क्वांटा जरूर प्रोड्यूस करता है, मतलब उसको सेकेंड में तो जंप करना ही पड़ेगा, यहां से सेकेंड में जंप करना पड़ेगा, तब वो विजिबल क्वांटा इमिट करेगा और आना है अल्टीमेटली फर्स्ट में। तो इसका मतलब कि साथ में अदर क्वांटा भी इमिट करेगा, तो ये अदर क्वांटा है, ये विजिबल, ये अदर। इसका मतलब कि अब n वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता n वैल्यू क्या है, ठीक, लेकिन ये है कि विजिबल क्वांटा प्रोड्यूस कर रहा है तो 2 से तो ग्रेटर ही होगी, तो ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन हर बार उसको एक विजिबल एनर्जी का फोटोन, एक विजिबल लाइट और एक अदर फोटोन को इमिट करना है। तो इसका मतलब कि और अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट में आना है, इसका मतलब ये वाला फोटोन वो हर बार इमिट करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट वाला ट्रांजिशन हर बार ऑब्जर्व होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 2 to 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये मैं बोलता हूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आपका दिमाग चलता है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका ब्रेन एक्टिव है, आप सॉल्व कर सकते, आप समझ सकते हो सारी चीजों को। क्योंकि कई बार मैंने देखा कि अच्छे स्टूडेंट भी चोक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, which are the following electronic transitions from one orbit to another? Which are the following electronic transitions from one orbit to another corresponds to the third line in the Balmer series of hydrogen spectrum? Third line, Balmer series की बात कर रहे हैं, तो मतलब N1 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन होगा ये वाला N2 3 से, ये फर्स्ट होगा, और सेकेंड लाइन होगा ये वाला N2 4 से, ये सेकेंड होगा, और थर्ड होगा ये वाला N2 5, ये थर्ड। इसका मतलब है कि 5 to 2 5 to 2 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 16। फिर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बोला कि which are in the ascending order of wavelength, ascending order of wavelength, wavelength का ascending order मतलब एनर्जी का descending order, wavelength का ascending order means एनर्जी का descending order। तो बोला H अल्फा, H बीटा, H गामा लाइंस इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा लाइन मतलब फर्स्ट लाइन, बीटा लाइन सेकंड, गामा लाइन थर्ड। तो अल्फा लाइन की एनर्जी सबसे कम होगी, बीटा लाइन की उससे ज़्यादा, गामा लाइन की उससे ज़्यादा। तो अगर ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, एच अल्फा का सबसे कम,
एच बीटा का उससे ज्यादा, एच गामा का उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। ये कोई भी सीरीज हो, विजिबल सीरीज हो, अल्ट्रावायलेट सीरीज हो, सब में ये ट्रेंड होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, नहीं, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, जबकि यहाँ पे पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो ए ऑप्शन तो गलत है। अब बी ऑप्शन में देखो, लाइमन लिमिट, बाल्मर लिमिट, पार्शियल लिमिट इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लाइमन लिमिट मतलब इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट से 1 लाइमन लिमिट, इनफाइनाइट से 2 बाल्मर लिमिट, इनफाइनाइट से 3 पार्शियल लिमिट। तो इनफाइनाइट से 1 की एनर्जी सबसे ज्यादा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइमन लिमिट की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर बाल्मर लिमिट, फिर पार्शियल लिमिट। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख रहा हूं बेटा, पार्शियल लिमिट। यहां भी हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा था। अगर ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करें तो पार्शियल लिमिट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और लाइमन लिमिट का वेवलेंथ सबसे कम, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि ब्लू, वायलेट, येलो, रेड कलर इन सोलर स्पेक्ट्रम, तो ये विबग्योर वाले पैटर्न में है ही नहीं, क्योंकि वायलेट का एनर्जी ब्लू से ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो पैटर्न नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये किसी भी सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, ना तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में आ रहा है, ना डिक्रीजिंग वेवलेंथ में आ रहा है। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आप पेशेंटली सोचोगे, हड़बड़ाओगे नहीं, तो 100% ये क्वेश्चन सही होगा, ये गलत नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी केयरलेसनेस की वजह से आप थोड़ा स्टेबल तरीके से सोच नहीं रहे हो, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज यहां पे स्केल बदल दी गई है। बोला इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन्होंने बोला हम अब एक नई स्केल अपनी तरफ से डिफाइन करें। वैसे हमें पता है फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, लेकिन ये बोल रहा है कि ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नई स्केल पे 0 है। अब देखो हमें पता है सेकंड की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इनका डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इनमें एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो वैल्यू यहाँ पे 0 बोल रहे हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 0 बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो एनर्जी लेवल है 0 से 10.2 ऊपर होगा, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हियर E2 इज इक्वल टू +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपसे बोल रहा है कि देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एनर्जी लेवल को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो हमें निकालना है U2, तो हमें मैंने आपको बताया था U2 अपॉन E2 इज इक्वल टू 2, UN इनफैक्ट UN अपॉन EN इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं U2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स E2, तो 2 टाइम्स E2 यानी कि 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा बेटा, U2 +20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप में से कुछ लोग बोल रहे थे ये गलत है क्वेश्चन, तो गलत नहीं था, आप इसको समझ नहीं पाए थे क्वेश्चन को ढंग से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बोला रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ